हेलो स्टूडेंट्स, सीडीपी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने लगभग सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आपका 2 पेपर होता है। पेपर 1 आपका कवर किया जा चुका है। पेपर 2 में आपका चैप्टर 3 का लास्ट बचा है और चैप्टर 4 बचा है, जो कि हम आज ही कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आ गई है और आपको रिवीजन भी करना है, सीरीज़ भी सॉल्व करनी है। तो इसीलिए आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। लगभग हमने ऑल डिटेल्स देखी हुई थी, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, हमने इस चैप्टर में टीचिंग स्किल के बारे में पढ़ा था, यानी कि पेपर 1 में हमने देखा था कि बच्चे का दिमाग कैसा होता है, बच्चे की पर्सनैलिटी किस टाइप की होती है, उसका डेवलपमेंट का यानी विकास का क्या क्या स्टेज होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे क्या पढ़ाएंगे, उसे चीज़ें कैसे समझ में आती हैं। और पेपर 2 में हमने टीचिंग से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी, यानी कि हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करें, कौन सी तकनीकी का इस्तेमाल करें, कौन सी विधि का उपयोग करें, जिससे कि उन सारे मेथड्स का, उन सारी विधियों का उपयोग करते हुए जो बच्चे के मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर, सारे स्तरों को मिलाते हुए हम उन किन विधियों का प्रयोग करते हुए अपना शिक्षण को प्रभावी बनाएं, यही हम टीचिंग स्किल में देखते हैं। तो देखिए, कुछ आपको प्रकार दिए गए थे शिक्षण कौशल के। जैसे पहला है पाठ प्रस्तावना कौशल, हमने डिटेल में लगभग पढ़ा हुआ है। इसमें क्या होता है कि हम पहले बच्चे को इंट्रोडक्शन देते हैं कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं। इसमें हम पहले बच्चे का पूर्व ज्ञान देखते हैं कि बच्चे को पहले से क्या चीज़ें पता है, ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि कहाँ से स्टार्ट करना है और बच्चों को किस लेवल तक जा कर के हमको समझाना होगा। प्लस इससे क्या होता है कि बच्चे में इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है, यानी कि जो हमने अधिगम के सिद्धांत में पढ़ा था, तत्परता का सिद्धांत, एक तरह से हम क्या करते हैं, प्रस्तावना कौशल के माध्यम से बच्चे को तत्पर करते हैं, तैयार करते हैं कि वो पढ़ने के लिए रेडी हो जाए। दूसरा है उद्देश्य कथन कौशल। अब ये हमने रुचि का सिद्धांत भी पढ़ा था। तो उद्देश्य कथन का मतलब हम बच्चे को बताते हैं कि जो चीज़ें वो पढ़ रहा है उसका उद्देश्य क्या है, वो क्यों पढ़ रहा है, ताकि जब उसे लगे कि ये चीज़ उसके काम की है तो उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा और एक तरह से वो तत्पर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न प्रवाहशीलता कौशल, यानी फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल। तो इसमें भी हम बच्चे से क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि हम फीडबैक ले सकें कि जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसके बारे में बच्चे को कितना पता है, या जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में बच्चा कितना इंटरेस्टेड है। स्पष्टीकरण कौशल में फिर हम बच्चे को जो चीज़ पढ़ा रहे होते हैं, जो भी टॉपिक, उसको पूरा एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, A to Z सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। दृष्टांत यानी कि एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन या उदाहरण। अब उदाहरण के माध्यम से हम जब चीज़ें बताते हैं तो बच्चा अपनी लाइफ से, यानी अपने जीवन से उन चीज़ों को रिलेट कर पाता है और फिर उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाता है। नेक्स्ट है छात्र सहभागिता कौशल, यानी स्किल ऑफ स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जो बच्चे को हम एक्टिविटीज़ के माध्यम से या किन्हीं भी माध्यम से हम अगर उसको इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने शिक्षण की क्रिया में, तो वो बच्चा ज़्यादा, यानी कि हमने एक सिद्धांत पढ़ा था करके सीखना। तो एक तरह से हमने बच्चे को, जैसे हम बच्चे को क्या करते हैं, 2 क्वेश्चंस हमने बताएं, अब नेक्स्ट उसको 2-4 क्वेश्चन बोलते हैं कि खुद से करो, या फिर होमवर्क देते हैं। तो ऐसा ये होमवर्क करने का उद्देश्य क्या है कि बच्चा स्वयं से उन चीज़ों को करे, यानी कि करके जब वो सीखता है तो उसका इन्वॉल्वमेंट होता है उन चीज़ों में, तो इस तरह से वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाता है। नेक्स्ट है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, यानी स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, यानी कि इसमें क्या है कि अब बच्चे को मोटिवेट करते रहना भी ज़रूरी होता है, यानी कि बीच में जब उत्साह की कमी हो जाती है, बच्चे का मन नहीं लगता पढ़ाई में। आपने देखा होगा कि अगर कभी आपने पढ़ाया होगा ट्यूशन या कहीं भी, तो आपने देखा होगा कि थोड़ी देर बाद बच्चे क्या करते हैं, उनका मन भटकने लगता है या फिर वो शोर करने लगते हैं। तो इस प्रकार से उनका क्या होता है कि मन भटकने लगता है। उसको फिर से उद्दीपित करने के लिए, फिर से उनको एक्साइटेड करने के लिए हमें उस परिवर्तन के लिए हमें जिन कुशलताओं की उपयोगिता होती है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इसके बारे में देखना है। नेक्स्ट है पुनर्बलन कौशल, यानी रेनफोर्समेंट स्किल, कि बच्चा अगर नहीं सीख पा रहा है तो उसको किस तरह से हम एक रेनफोर्समेंट देते हैं, उसको एक बल देने का कार्य करते हैं। श्यामपट्ट कौशल, यानी ब्लैक बोर्ड को किस तरह से यूज़ करना होता है। अब आपने सपोज आपने इतना छोटा लिखा कि केवल
सामने की सीट के बच्चे को दिख रहा है, आगे के और पीछे के बच्चे देख ही नहीं पा रहे हैं, या फिर आप इतना बड़ा लिखने लगे कि 2 ही 3 लाइन में पूरा ब्लैक बोर्ड ही भर जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना बड़ा या छोटा लेटर लिखना है, आपको क्या चीज़ें लिखनी है बोर्ड पर, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल आपको किस तरह से बोर्ड का यूज़ करना है। जब आप बोर्ड पर लिख रहे हो तो आप ऐसे ना लिखें कि आप पूरे बोर्ड को ही आपने कवर कर लिया, बच्चे देख ही नहीं पा रहे हैं, जिस टाइम आप लिख रहे हैं तो बच्चे देख ही नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए आपको बताया जाता है कि आपको थोड़ा तिरछे खड़े होकर के लिखना होता है, जिससे कि आप लिख भी रहे हो और बच्चों को दिख भी रहा हो। और इसी प्रकार से अगर आप पूरी तरह से ब्लैक बोर्ड की तरफ चले गए तो फिर बच्चे पीछे से शोर करने लगेंगे। तो वो सारी चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना होता है, ये सारे कौशल इसमें यूज होते हैं। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति कौशल। जो कुछ भी पढ़ाया सिखाया, अगर उसका प्रॉपर रिवीजन नहीं हुआ तो भी आपके पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखेंगे कि कोई भी आप चैप्टर पढ़ते हैं तो लास्ट में उसकी समरी दी हुई होती है। हर चैप्टर के समरी देने का मतलब यही है कि आपने जितना भी पढ़ा है अब उसको आप हल्का सा क्या कर लो, रिवाइज़ कर लो, जो मेन पॉइंट है। तो ये आपका एक तरह से पुनरावृत्ति हो जाता है। तो हमने बाकी स्किल्स के बारे में डिटेल में देखा था। अब जहाँ से हमने नहीं देखा है उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, स्पष्टीकरण कौशल तक हमने देखा था। तो यानी स्पष्टीकरण कौशल में क्या है, हम चीज़ों को स्पष्टता बताते हैं। इस प्रकार से व्याख्या की जाती है कि बच्चों को जो भी नियम है, जो भी परिभाषा है, विधि है, उन सारी चीज़ों को बिल्कुल वो स्पष्ट रूप से यानी एकदम क्लियरली उनको उनका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए, ये होता है। नेक्स्ट है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोड किसे कहते हैं, तो 2 रेखाओं के किसी बिंदु पर मिलने से कोड बनता है। अब कोड कितने प्रकार के होते हैं, कोड 5 प्रकार के होते हैं। न्यून कोड किसे कहते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न है। तो इस प्रकार से हमने बच्चों के सामने समस्या उत्पन्न की, अब बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। फिर लास्ट में अब हमने समझाते हुए फिर सम कोड किसे कहते हैं, अधिक कोड किसे कहते हैं, और लास्ट में हम उनको सारी चीज़ें बताएंगे कि 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम के कोड को अधिक कोड कहते हैं। यानी कि समस्या का स्पष्टीकरण हो गया। अब यहाँ पे हमने देखा तो जो भी कथन है उन सब के माध्यम से चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट है दृष्टांत, यानी कि हम उनको उदाहरण देते हैं। दृष्टांत कौशल का प्रयोग करने के लिए शिक्षक को कक्षा शिक्षण पूर्वी विभिन्न प्रत्यय या समुचित उदाहरण का चुनाव कर लेना चाहिए। यानी जब हम लेसन प्लान बनाते हैं ना पढ़ाने से पहले, तो लेसन प्लान के समय ही हमें दृष्टांत कौशल के बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि तुरंत आपके दिमाग में वो उदाहरण या एग्जाम्पल ना आए। तो ऐसे में आपको पहले से ही इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। अब देखिए, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है दृष्टांत के प्रकार। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शाब्दिक, दूसरा होता है अशाब्दिक। शाब्दिक में आपका चुटकुले, कहानी, लेख, घटना का वर्णन या कविता आ सकता है, और अशाब्दिक में आपका मानचित्र या रेखा चित्र, मॉडल, वास्तविक उदाहरण या प्रायोगिक प्रदर्शन, ये सारे आते हैं। नेक्स्ट उद्दीपन परिवर्तन कौशल में देख लेते हैं। तो शिक्षण की सफलता का महत्वपूर्ण पहलू क्या है कि शिक्षक छात्रों के अवधान को पाठ्य वस्तु पर ही केंद्रित, यानी कि आपने अगर कभी टीचिंग की होगी तो देखा होगा कि सबसे मुश्किल अगर कोई काम है, सबसे टफ अगर टास्क होता है टीचर के लिए, तो ये होता है कि बच्चे शोर ना करें और बच्चों का मन पढ़ाई में लगा रहे। तो उसी के लिए उद्दीपन परिवर्तन कौशल होता है। इसके लिए कभी अपनी जगह से चलकर शाम पढ़ के समीप जाता है, कभी छात्रों के बीच जाकर उनसे प्रश्न पूछता है। तो टीचर क्या करता है कि क्लास में टहलने लगता है, यानी कि जैसे अगर टीचर केवल ब्लैक बोर्ड के पास ही खड़ा हुआ है तो पीछे के बच्चे शोर करने लगेंगे। तो ऐसे में अगर वो वॉक करता हुआ पीछे तक जाता है तो फिर पीछे के बच्चे शांत हो जाते हैं। या फिर सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों से प्रश्न पूछना। इससे क्या होगा, जो शोर करने वाले बच्चे होते हैं ना, वो अपने आप ही छिपने लगेंगे कि कहीं हमसे ना पूछ लें, कहीं हमसे ना पूछ लें, क्योंकि वो पढ़ाई में तो इतने होंगे नहीं अच्छे। तो और वही शोर करेंगे, पढ़ने वाले बच्चे तो शोर करते नहीं हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका शांति बनाए रखने का क्या है कि बच्चों से प्रश्न पूछ लेना। नेक्स्ट है पुनर्बलन कौशल। तो इसमें हम जो कुछ भी सीखते हैं, हमने जो भी सीखा है उसके लिए कोई ना कोई पुनर्बलन आधार का काम करता है। जब भी छात्र कक्षा में किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो इस बात को जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि उनका उत्तर सही है कि नहीं। पूछते हैं ना, जब आप उनसे क्वेश्चन पूछो और वो आंसर दें तो बार बार वो जानना चाहते हैं कि मैंने सही आंसर दिया कि नहीं। अगर उन्होंने सही आंसर दिया होता है तो फिर उनको एक बल मिलता है और दोबारा फिर वो चाहते हैं कि और प्रश्न पूछे जाएँ और मैं आंसर दूँ। तो ये एक प्रकार का पुनर्बलन है। अब चलिए जल्दी से MCQs कवर कर लेते हैं इस चैप्टर का। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत किसने की थी। तो ये D.D. तिवारी ने की थी।
सूक्ष्म शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, इम्पोर्टेंट है। 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है ज्ञान की प्राप्ति, दूसरा होता है कौशल की प्राप्ति और तीसरा होता है स्थानांतरण। यानी कि पहले आप ज्ञान अर्जित करते हैं, फिर ज्ञान इतना अच्छी तरह से अर्जित करते हैं कि आप उसमें कुशलता या महारत हासिल कर लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आप इस लेवल तक तैयार हो जाते हैं कि आप उसको दूसरे तक भी उस शिक्षा को पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण में प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक के स्रोत क्या हो सकते हैं। तो ये सभी हैं। और आपको एक टिप दे दूं कि सीडीपी में जब भी ये सभी या ए एंड बी दोनों हो तो आप आँख बंद करके उसको लगा सकते हैं, क्योंकि लगभग 99% केसेस में क्या होता है कि ये सभी और ए एंड बी दोनों वाले ऑप्शन ही सही होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के कितने सोपान होते हैं, तो 6 होते हैं। पहला क्या होता है माइक्रो टीचिंग में, माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण में पहले आप लेसन प्लान बनाते हैं, फिर आप बच्चे को क्या करते हैं पढ़ाते हैं, यानी पहले आप पाठ की योजना करते हैं, फिर पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद फीडबैक लेते हैं यानी प्रतिपुष्टि लेते हैं कि वो पढ़ पाया कि नहीं, कितना सीखा। अब जो चीज़ें नहीं सीखा, जहाँ पे डाउट है, तो आप क्या करेंगे फिर से उसको पढ़ाने के लिए री लेसन प्लान करेंगे। उसके बाद फिर से यही स्टेप होगा, आप फिर से उसको क्या करेंगे री टीचिंग करेंगे एंड देन लास्ट में आप फिर से उसका री फीडबैक यानी कि फिर से आप उसका फीडबैक लेंगे यानी री फीडबैक लेंगे। तो ये 6 सोपान होते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एलन तथा रायन ने कितने शिक्षण कौशल बताए हैं, तो 14 बताए हैं। पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है, तो ये पूर्व ज्ञान होता है। नेक्स्ट है दृष्टांत के उदाहरण के प्रकार हैं, तो देखिए शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों, यानी मैंने बताया ना ए एंड बी बोथ वाले भी सही होते हैं। पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम है जिससे भविष्य में उस अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है, W.F. हिल ने कहा है। श्यामपट्ट कौशल के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, लेख की स्पष्टता, कार्य में स्वच्छता, कार्य की उपयोगिता, ये सभी। सूक्ष्म शिक्षण, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवरऑल टाइम कितना लगता है ये पूरे 6 स्टेप होने में, तो 36 मिनट का टाइम लगता है। नेक्स्ट है कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो ये पुनर्बलन कौशल है। नेक्स्ट है छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी के बारे में हम क्या करते हैं, तो पूर्व ज्ञान हम प्रस्तावना में देखते हैं। प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक कौन सा है, कथनों में तारतम्यता। सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता कौन है, इम्पॉर्टेंट है, तो ये डी एलन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में कौन से तत्व का समावेश नहीं होता है, सूक्ष्म समय, सूक्ष्म कक्षा आधार, वृहद पाठ्यवस्तु, अभ्यास आधारित शिक्षण, तो वृहद पाठ्यवस्तु नहीं होती है। प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है पूर्व ज्ञान से। प्रस्तावना कौशल का प्रयोग किया जाता है छात्रों का पूर्व, देख सकते हैं आप प्रस्तावना कौशल कितनी बार रिपीटेड हुआ है। तो आपका ये चैप्टर हो गया है। अब जल्दी से हम लास्ट चैप्टर भी कवर कर लेते हैं और आज ही इसको कंप्लीट करते हैं ताकि आप रिवीजन कर पाएँ। तो देखिए हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 4 है अपेक्षित अधिगम स्तर एवं शिक्षण अधिगम सामग्री। अपेक्षित यानी एक्सपेक्टेड लर्निंग लेवल क्या होती है, तो देखिए 2 तरह की होती है। एक तो बच्चे को कम से कम कितना आना चाहिए, और नेक्स्ट है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा की तो लिमिट नहीं है, कोई बच्चे को कितनी नॉलेज हो, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा अगर पहले क्लास का बच्चा है तो एटलीस्ट उसको अल्फ़ाबेट्स तो आने चाहिए, अगर वो दूसरे क्लास का बच्चा है एटलीस्ट उसको 100 तक की गिनती आनी चाहिए, तीसरे क्लास का बच्चा है तो एटलीस्ट उसको जोड़ आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए। तो ये अपेक्षित अधिगम स्तर होता है कि किस क्लास के बच्चे को किस लेवल तक आना चाहिए, इसको मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग कहते हैं, फुल फॉर्म याद रखेंगे। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, देखिए पहले इसके बारे में बात, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1996 में किया गया था, दोबारा फिर 1992 में इसके बारे में बात किया गया था। अब 1992 में क्या कहा गया कि एसेंशियल लेवल ऑफ लर्निंग, ये फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे कि न्यूनतम कितना उसको ज्ञान होना चाहिए कक्षा 1 से 5 तक के लिए गणित, भाषा और पर्यावरण अध्ययन हेतु अधिगम की न्यूनतम अपेक्षित अधिगम स्तर के बारे में वर्णन किया गया था कि उनको किस क्लास के बच्चे को कितना पता होना चाहिए। तो अभी हम डेफिनेशंस वगैरह हम नहीं देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अब इसकी आवश्यकता क्यों है, ये भी आप सबको पता होगा कि छात्रों के स्तर में अंतर ज़्यादा रहेगा। तो फिर अब पता चला कि आप किसी थर्ड क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, एक बच्चे को इतनी नॉलेज है कि उसको जोड़ घटाना सब कुछ आ रहा है, दूसरे बच्चों को तो 1 से 10 तक गिनती नहीं आ रही है, तो बहुत टफ हो जाएगा ऐसे में, क्योंकि छोटे क्लास के बच्चों को
नॉर्मली फेल तो करते नहीं हैं कि उनका मनोबल ना गिर जाए। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि एटलीस्ट उनको एक्स्ट्रा क्लास दे करके, जैसे कि बिहार में मिशन दक्ष है, तो उस हिसाब से हम उनको एक लेवल तक लाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि टीचिंग भी प्रभावी हो पाए, इजी हो पाए और बच्चे का भी समुचित विकास हो पाए, बच्चों में भेदभाव ना हो पाए। अब बातें कौन कौन से ध्यान देनी है कि छात्र की आयु क्या है, उसकी कक्षा का स्तर क्या है, उसकी भौगोलिक स्थितियाँ, मनोवैज्ञानिक स्तर, अन्य देशों से भी तुलना, विश्व में इस स्तर के अन्य देशों का क्या स्तर है, छात्र के मानसिक विकास के अनुरूप ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब देखिए न्यूनतम अधिगम स्तर हेतु क्या प्रयास किए गए हैं, तो ये देख लेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के यानी 1986 के तीसरे भाग में शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक स्तर पर गुणात्मक सुधार हेतु बल दिया गया था और इसके लिए शिक्षा के प्रत्येक स्तर हेतु न्यूनतम अधिगम स्तर मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग यानी MLL निश्चित करने के लिए कई विद्यालय में गुणात्मक सुधार लाने के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर को लागू करने के लिए कार्यक्रम तैयार किया गया था। केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए 100% सहायता प्रदान की है। तो दो बातें ध्यान रखेंगे कि ये केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई है और इसमें नॉर्मली क्या होता है 80-20 का रेशियो या 60-40 का रेशियो, 70-30 का रेशियो होता है केंद्र का राज्य का, लेकिन इसमें केंद्र ने 100% यानी 100% सहायता की है। न्यूनतम अधिगम स्तर का अर्थ है कि किसी स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत अध्ययनकर्ताओं के ज्ञान, भावना और कौशल में कम से कम कितनी वृद्धि होनी चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है। तो देखिए वर्तमान संचार क्रांति के युग में शिक्षक का कार्य विद्यार्थी को केवल सूचनाएं प्रदान करना नहीं है एवं ज्ञान अभिवृद्धि करना नहीं है, बल्कि उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना है। यानी कि केवल उसको पढ़ाना नहीं है, वो खेल कूद में भी अच्छा हो, उसको बातचीत भी करनी आनी चाहिए, वो इमोशनली भी यानी कि भावनात्मक रूप से भी इतना सक्षम होना चाहिए कि अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके। जनवरी सन 1948 में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में पहली बार श्रव्य दृश्य सामग्री की शिक्षा पर चर्चा की गई थी। अप्रैल 1949 में एक प्रेस नोट जारी किया गया था जिसमें शिक्षा परक फिल्मों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया था। यानी देखेंगे आजकल के टाइम पे क्या होता है कि बच्चों को पिकनिक पर ले जाते हैं, उनको कुछ प्रोजेक्ट के माध्यम से चीज़ें दिखाते हैं, रोचक फिल्में, शिक्षा से रिलेटेड फिल्में दिखाने का प्रावधान है। तो ये सारी चीज़ें जो शामिल की गई हैं वो इसीलिए कि बच्चे का समुचित विकास हो सके। अब इसकी परिभाषाएं हम नहीं देखेंगे। उद्देश्य भी वही सेम होगा कि विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित हो, रुचि उत्पन्न हो, रोचक ढंग से सिखाएं ताकि ज्ञान अर्जन में सहयोग मिले, पढ़ने में रुचि बढ़ाएं, भाषागत दोष और भ्रम के निवारण में सहयोग मिले, ज्ञान का अधिगम करने हेतु मानसिक रूप से तैयार करना, अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने का प्रयास करना, श्रव्य एवं दृश्य इंद्रियों को प्रशिक्षित करना, आकर्षक, रोचक और प्रभावशाली बनाना, पाठ्य सामग्री को स्पष्ट, सरल और बोधगम्य बनाना। अब इसकी विशेषताएं क्या है। बिना लागत के प्राप्त करने वाली चीज़ें, जैसे ऐसी सामग्री जो बेकार वस्तु पड़ी हो, कबाड़ आदि से प्राप्त होती हैं, उनके माध्यम से हम सिखा सकते हैं, या लो कॉस्ट मटेरियल जो बहुत कम पैसे में चीज़ें मिल जाएं, उनके माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। बहुउद्देशीय सामग्री यानी कि एक ही सामग्री से कई चीज़ें सिखाई जा सकें। एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग होता है, एक से अधिक पाठों में प्रयोग होता है। विषय के अनुरूप होना चाहिए जो भी चीज़ें हम बच्चे को सिखा रहे हैं। जैसे हम मूवी दिखा रहे हैं तो वैसा नहीं कि उनको हम बॉलीवुड की नॉर्मल मूवी दिखाएंगे, नहीं, वो शिक्षा से रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल सुपर 30 मूवी, तो इसमें क्या है कि बच्चा देख करके प्रेरित होगा कि हाँ जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, या फिर उसके अंदर पढ़ने की भावना जागृत होगी, कुछ अलग प्रकार से सोचने की भावना जागृत होगी। तो इस प्रकार की चीज़ें दिखानी हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ये ध्यान देने वाली बात है, शिक्षण सहायक सामग्री का जो वर्गीकरण है ये निम्न प्रकार से किया गया है। अब इसमें आप देखेंगे ये आपसे पूछ सकता है हार्डवेयर का पार्ट कौन सा है, सॉफ्टवेयर का कौन सा। तो हार्डवेयर रेडियो, टेलीविज़न, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्ड प्लेयर, एपिडास्कोप, प्रोजेक्टर, सिनेमा, कंप्यूटर, ये सब हो गए। और सॉफ्टवेयर में चित्र, ग्राफ, चार्ट, पुस्तक, मानचित्र, कार्टून, मॉडल आदि, ये आपको ध्यान में रखना है। इंद्रियों के आधार पर श्रव्य सामग्री कौन सी है, दृश्य कौन सी है और दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी है। यानी कि सुनने वाले ऑडियो एड्स यानी ऑडियो के हेल्प के लिए कौन सी, रेडियो, ग्रामोफोन। श्रव्य टेलीकॉन्फ्रेंसिंग टेप रिकॉर्डर हो गया। विजुअल एड्स में आपकी वास्तविक वस्तुएं, प्रतिमान, नमूने, चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र, ग्राफ, चार्ट, बुलेटिन बोर्ड, फ्लेनल बोर्ड, जादू की लालटेन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, OHP फुल फॉर्म याद रखेंगे, ठीक है।
फिल्म, स्लाइड, ये सारे। और ऑडियो विजुअल में आपका सिनेमा हो गया, दूरदर्शन हो गया, नाटक हो गया, ये सब हो गया। अब बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपण के आधार पर प्रक्षेपित, नॉन प्रक्षेपित दो वस्तुएं हैं। नॉन प्रक्षेपित में आपके ब्लैक बोर्ड, पिक्चर, चार्ट, स्केच, मॉडल, ये सारी चीज़ें आ गई। जबकि प्रक्षेपित में ये वाला इम्पॉर्टेंट है आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, टीवी, कंप्यूटर, मल्टीमीडिया, रेडियो, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ था नहीं, तो जल्दी से हम बस MCQ लगा लेते हैं और आप खुद ही देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रकार कौन सा है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, दृश्य श्रव्य सामग्री है, ये सभी है। तो शिक्षण सहायक सामग्री की बात कर रहा है, ये क्या है इनमें से? मैंने आपको बोला था ये सभी रहेगा, तो ये सभी लगा ही देना है। प्रक्षेपित सहायक सामग्री है कौन कौन सी? कंप्यूटर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, टेलीविज़न, इसको OHP भी बोलते हैं, या ये सभी? तो ऑफ कोर्स ये सभी। गणित किट के उपकरण कौन कौन से हैं? फ्रैक्शन डिस्क, त्रिभुज, आयत, ऑफ कोर्स ये सभी। प्रदर्शन पट की माप कितनी होनी चाहिए? 4x4, 4x6, A और B दोनों, कोई नहीं, ऑफ कोर्स A और B दोनों। प्रदर्शन पट किसका बना होता है? तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्लाईवुड का बना होता है। फ्लैनेल या फेल्ट नाम के रेशेदार मोटा कपड़ा प्रयुक्त होता है। तो देखिए मैंने आपको बोला था 99% में ये सभी होता है, 1% में क्या हो सकता है कि अलग हो सकता है। तो यहाँ पर आपका फ्लैनेल बोर्ड हो जाएगा। ठीक है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इम्पॉर्टेंट है, मार्कोनी ने किया था। लागत रहित या अल्प लागत सामग्री कौन सी है, यानी जिसमें कम पैसे लगे? बटन, बोर्ड, पेपर, ये सभी, ऑफ कोर्स ये सभी। श्रव्य दृश्य शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो ये 1951 में किया गया था। अप्रक्षेपित सहायक सामग्री कौन सी है? चार्ट, रेखा चित्र, वास्तविक वस्तु, ये सभी, तो ये सभी। कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा TLM यानी टीचर्स लर्निंग मेथड का प्रयोग करने में क्या उपयोग होता है? ऑफ कोर्स उपयुक्त सभी। फ्लैनेल बोर्ड किस प्रकार का TLM है? किस प्रकार का, ये किस तरह से हेल्प करता है? तो ये दृश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा प्रकृति प्राप्त TLM नहीं है, यानी जो हमको नेचुरली नहीं मिलता है? तो देखो कंकड़, पत्थर, टहनियाँ, पत्तियाँ तो मिल जाएंगी, लेकिन मानचित्र यानी मैप नहीं मिलता। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख है? तो ये विषय वस्तु की प्रकृति। निम्न में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, यानी ऑडियो विजुअल सामग्री इसमें से कौन सी नहीं है? रेडियो, चलचित्र, टेलीविज़न या कंप्यूटर? तो रेडियो केवल क्या है? ये केवल श्रव्य है, दृश्य नहीं होता। गणित किट का उपकरण है होमिलोज, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण करने वाली समिति कौन सी थी? दवे समिति थी। नेक्स्ट टेलीविज़न सहायक सामग्री है, तो टेलीविज़न किस प्रकार की है? देखते भी हैं, सुनते भी हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री। उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए, अल्प लागत की, बहुउद्देशीय, छात्र के मानसिक स्तर के अनुरूप, ऑफ कोर्स उपयुक्त सभी। प्रदर्शन युक्ति किस स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी है? माध्यमिक, प्राथमिक, उच्च स्तर, या इनमें से कोई नहीं? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके लिए प्रदर्शन इम्पॉर्टेंट होता है? प्राथमिक स्तर के लिए। सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग किया जा सकता है विज्ञान में, गणित में, भूगोल में, उपयुक्त सभी में? तो इस केस में उपयुक्त सभी नहीं होगा, क्योंकि सर्वाधिक पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? सर्वाधिक। तो सब में थोड़ी ना सर्वाधिक, सर्वाधिक का मतलब सब में से अधिक, सब में से कोई एक ही तो सर्वाधिक हो सकता है। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि किस में होगा? विज्ञान में होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल वाली चीज़ें इसमें ज़्यादा होती हैं। तो इस प्रकार से आपके CDP की दोनों ही बुक कवर हो गई है, और आपका रिवीजन आपको खुद करना है अच्छे से। आपके पास आई होप आपने राजन की सीरीज़ ले ली होगी, बहुत ही अच्छी और रेलेवेंट सीरीज़ है, लगभग आपको सारे क्वेश्चंस उसमें से ही मिल जाएंगे। तो आपने इसको अच्छे से रिवाइज़ करना है, और उसके बाद अपने परीक्षा के लिए तैयारी अच्छे से करनी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम इन एडवांस, एंड ऑल्सो हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी छठ।